हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर हिस्टोग्राफी, अ डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो अगर मैं कहता हूं हिस्ट्री, ये शब्द का अर्थ क्या है? हिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ द पास्ट। अब ये हिस्ट्री शब्द आया कहां से? हिस्ट्री शब्द आया हिस्टोरिया से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं हम? इसलिए ताकि हम ये समझ पाएं कि कोई भी चीज इस दुनिया में हुआ है, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, या कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, उसकी घटनाक्रम क्या है, और ये घटनाक्रम को देख के हम बहुत सी चीजों की कनेक्शन समझ पाते हैं। तो हिस्ट्री जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये हु इज अ फादर ऑफ हिस्ट्री, किसने ये शुरुआत की? तो उनका नाम है हेरोडोटस। अगेन ही इज फ्रॉम ग्रीस। सो अभी हिस्ट्री जो है साइंस की तरह है क्या? यानी साइंस में हर चीज को हम लेबोरेटरी में देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और जब कभी भी हम किसी चीज को देखते हैं और वेरीफाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं एम्फेरिकल मेथड। तो एम्फेरिकल मेथड से कोई भी साइंटिफिक चीजों को वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे कि मैंने लिटमस पेपर है उसे डाला एसिड में, बेस में, तो हमें कलर्स दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एसिड है या बेस है। इसी तरह से हिस्ट्री, कैन इट बी वेरीफाइड? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? द रीजन इज, जो कुछ भी हुआ 1000 साल पहले, 500 साल पहले, जो कुछ भी घटनाएं हुई, उसे हम फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। इसीलिए हम लोग एक फॉर्मूला नहीं बना सकते और बोल सकते ये फॉर्मूला को अप्लाई करो, पता चल जाएगा सच क्या है और गलत क्या है करके। सो सच अ थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमें चाहिए एक्सपर्ट। अब एक एक्सपर्ट यानी कौन? अ पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, और उसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को पढ़ने की क्षमता है, जिससे कि वो ये पता चले कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं है, यानी असल में है या नहीं, रियल है या नहीं, इसे बनाया गया करके। सो ऐसे व्यक्ति को बहुत से नॉलेज होने चाहिए, जैसे कि लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, ये सब अलग अलग चीजें हैं जिसकी नॉलेज रहेगी तो पता चलेगा ओके ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं है। सो हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। वो है, पहला है आर्कियोलॉजी। जैसे कि अगर मैंने लिया मोहनजोदारो और हड़प्पा, आज हमारे लिए उस जगह की जानकारी है और हमें यह समझ में आता है कि हमारे देश की सभ्यता 5000 साल पुरानी है। तो ये कैसे पता चला? दिस इज बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजी। सिमिलरली देयर इज आर्कीवियल साइंस। आर्कीवियल साइंस बताता है कि जो कुछ भी चीजें, पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, डेटा है, इसको सब ठीक से स्टोर करके रखना, सिस्टमैटिकली रखना, ताकि लोग कभी भी उसे निकाल सके और पढ़ सके। उस साइंस को हम कहेंगे आर्कीवियल साइंस। देन देयर इज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। नाम से ही पता चलता है मैन्युस्क्रिप्ट की जानकारी। देन देयर इज एपिग्राफी। एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। देन देयर इज एनालिसिस ऑफ लेटर राइटिंग। लिंग्विस्टिक शब्द आता है लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज की जानकारी। न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। जेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लिनिएज। तो आज हम डीएनए टेस्ट के जरिए पता चलता है कि कौन सा इंसान की किस लिनिएज के साथ कनेक्शन है। सो ये सारी चीजें हिस्टोरिकल रिसर्च में काम आती हैं। आइए बातें करते हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी की। अब मैं जब कहूंगा ट्रेडिशन मतलब समथिंग दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट कैन बी कस्टम्स, इट कैन बी बिलीफ्स, इट कैन बी फेस्टिवल्स। अब अगर मैं कहता हूं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी का मतलब होता है क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। तो ये क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है, हिस्ट्री लिखते वक्त ये लोग किसी भी इंसान को ग्लोरीफाई नहीं करते, वो खाली जो चीजों को जैसे देख रहे हैं वैसे ही उसे पब्लिश करते हैं। तो व्हाट इज हिस्टोग्राफी? हिस्टोग्राफी इज क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव।
अब स्कॉलर्स जो ये सब कुछ लिखते हैं उन्हें कहा जाता है हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस हर छोटी छोटी बातों को लिख नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं। उनका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिससे कि वो उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं या उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसका इंपॉर्टेंस हो, जिससे उनको फाइनली जो मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं लेता हूं एंशिएंट सोसाइटीज, सो अगर मैं पहले के लोग लेता हूं तो उस समय पर हिस्टोग्राफी नाम की चीज कुछ नहीं थी। सो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि लोगों को हिस्ट्री का नॉलेज नहीं था या उसमें कोई रुचि नहीं थी? तो नहीं, ये बात गलत है, उनको थी रुचि, लेकिन उस समय में चीजें जो है ओरली पास ऑन होता था। सो वी कैन से दैट people were passing on the historical activities, events, by means of story from one generation to another generation. So ancient communities जितने भी हैं, पहले के लोग जो हैं, वो लोग क्या करते थे, केव पेंटिंग्स करेंगे या फिर कहानियां बताएंगे, गाने गाएंगे, there can be some ballads. Now these traditional means are looked upon as a source in मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सो अगर मैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी लेता हूं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी इज अ मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो ये शुरुआत होती है क्वेश्चंस के जरिए कि सवाल जवाब होता है, सवाल पूछे, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, कैसे पता है ऐसे हुआ रहेगा, वैसे नहीं हुआ करके। तो इट इज ऑल अलग अलग तरह के सवाल पूछ के हम वहां तक पहुंचते हैं, कोई चीज हुआ था। So these questions are called as anthropocentric. So इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये लोगों के डीड्स यानी उन्होंने क्या किया उससे रिलेटेड है। So history does not suggest interrelation between the divine and the human deeds. So उस समय की हिस्ट्री ये नहीं बताती है कि भगवान या वो दैविक चैतन्य और इंसान के बीच में क्या हुआ। So it is supported by reliable evidences. So आज की modern historiography अगर हम लेते हैं, it is supported by reliable evidences. Let us come to the next part of the chapter, and that is development of scientific perspective in Europe and historiography. अब 18वीं सदी तक, that is till 18th century, यूरोप में जो है काफी प्रोग्रेस हो चुका था दो फील्ड में, वो है फिलॉसफी और दूसरा है साइंस। फिलॉसफी का मतलब क्या है? फिलॉसफी का मतलब है लव ऑफ विजडम। अब उस समय के स्कॉलर्स को धीरे धीरे इस बात पे विश्वास होने लगा कि साइंस की मदद से मैं हिस्टोरिकल सच्चाइयों का पता लगा सकता हूं। तो अब जो है वहां के स्कॉलर्स में जो डिस्कशंस होने लगा, दैट वाज मोर ऑब्जेक्टिव एंड इट वाज नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है मैं अगर अपनी राय देता हूं किसी घटना पर तो वो सब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है मैं साइंस की मदद से चीजों को देखता हूं और बताता हूं ये घटना इस तरह से हुई है और इसका ये प्रूफ है, तो देन दैट इज ऑब्जेक्टिव। सो द स्कॉलर्स ऑफ दोस टाइम्स started having an objective discussion of history as well as historiography. अब 18th सेंचुरी से पहले की जिंदगी क्या थी? 18th सेंचुरी से पहले लोगों की डिस्कशंस जो हैं, इट वाज मोर फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस, एक तरह का प्रवचन कह सकते हैं। सो ज्यादातर बातें जो भी होती थी वो जो है इट वाज अराउंड डिवाइन फिनोमिना। सो इट वाज मोर रिलेटेड टू गॉड्स एंड गॉडेसेस। और धीरे धीरे ये चीजें बदलने लगी। 18th सेंचुरी से पहले यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते थे और वहां पर ज्यादातर प्रवचन होते थे, एक तरह का डिस्कोर्स चलता था। अब ये सब चीजें बदलने लगी। 1737 में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का एक अलग से डिपार्टमेंट आ गया। इसको देख के जर्मनी में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स आने लगे और अब हिस्ट्री पढ़ना है तो वन कैन गो टू द यूनिवर्सिटी एंड स्टडी। आइए अब हम चलते हैं चैप्टर के अगले भाग में जहां हम पढ़ेंगे नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो नोटेबल स्कॉलर्स के नाम हैं रेने डिकार्ट, देन इट इज वोल्टेयर, जियोग
वेलहेम फ्रेडरिक हेगल। इसके बाद आते हैं लियोपोल्ड वॉन रैंक, कार्ल मार्क्स, सिमोन डी बेवॉर, माइकल फौकॉल्ट। सो वी लर्न अबाउट रेने डिकार्ट। नाउ रेने डिकार्ट जो है, इनका नाम सबसे आगे और ऊपर आता है हिस्टोरियंस। ही इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, सबसे पहले ये पता लगना कि ये सही है या नहीं। सो वी नीड टू क्रिटिकली एग्जामिन देम। सो अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, तो उनकी जो रूल बुक है जो उन्होंने दिया, दैट इज डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये किताब का नाम है। सो उसमें उन्होंने सिखाया या कहा कि नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। जब तक हर कोई डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करना। और बहुत से लोगों ने इससे प्रभावित होकर इसे फॉलो भी किया। सो अगला नाम आता है वोल्टेयर। वोल्टेयर जो है फ्रांस से थे और इनका ओरिजिनल नाम जो है ये है फ्रैंको मैरी अराउट। और इनका ओपिनियन था कि हिस्ट्री का मतलब खाली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को पहचानना नहीं, हिस्ट्री का मतलब खाली एक क्रोनोलॉजी को समझना नहीं, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना नहीं। वो कहते थे कि सोशल ट्रेडिशंस को भी समझना, वो कैसे इवॉल्व हुए, वो कहाँ से आए। दूसरा ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब की हिस्ट्री जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से लोगों में एक नई सोच आई और एक नई अंडरस्टैंडिंग आई और ये सब विषय पर भी, यानी ये सब विषयों पर भी हिस्ट्री डेवलप होने लगी। सो इसीलिए वोल्टेयर को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो अगला नाम आता है जियोर्ग विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। हेगल जो है ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। सो ही वॉज नोन मोर फॉर फिलोसफी दैन हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री में उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा जब भी हम एक टाइमलाइन को देखते हैं तो टाइमलाइन हमें प्रोग्रेस बताता है। सो उन्होंने कहा कि ये जो प्रेजेंटेशंस है हिस्ट्री का, समय के साथ बदलता जाएगा। और बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो जो कुछ भी कहते थे उससे सहमत थे और उन्हें ये भी लगता था कि साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल होना चाहिए जब कभी भी हम हिस्ट्री की रिसर्च कर रहे हैं। तो उनकी दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जो एक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस और दूसरा है रीजन इन हिस्ट्री। तो अगला नाम आता है लियोपोल्ड वॉन रैंक। तो इन्होंने भी कहा कि क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज नीडेड। क्रिटिकल मेथड यानी एक अनबायस्ड नजर से चीजों को देखना, अपने ओपिनियंस को दूसरों पे नहीं थोपना। और ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को हम इमेजिन करके लोगों को समझाना गलत बात है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए, बहुत संभाल के, बहुत ध्यान से उसे देखना चाहिए और उसमें जो लिखी हैं वही बातों को कहना चाहिए कि ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। तो उनकी दो किताबें हैं जिनके लिए वो फेमस हैं। पहला है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अगला नाम आता है कार्ल मार्क्स और वो जाने जाते हैं थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल के लिए। वो कहते हैं हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब जिसको हम फील कर सकते, देख नहीं सकते, इमेजिन कर सकते। वो कह रहे हैं हिस्ट्री इज अबाउट लिविंग पीपल। अब ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। तो हमारा जो रिलेशनशिप है समाज में एक दूसरे के साथ, दैट इज बेस्ड ऑन हमारी जरूरतें और ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स। तो हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारा समाज में एक दूसरे के साथ एक तरह का रिलेशन है, ये कहते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। अब इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अमीर है, गरीब है। अमीर के लिए हर चीज को पाना, एक्सेस करना बहुत आसान है,
लेकिन गरीब के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ दोज मीन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मतलब लेयर्स ऑफ सोसाइटी। लेयर्स ऑफ सोसाइटी मतलब यहां रिच, मिडिल क्लास, पुअर की बातें हो रही। तो हर किसी की एक्सेसिबिलिटी अलग अलग होती है। दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इसके वजह से दुनिया में या समाज में एक तरह की इनइक्वालिटी आती है और अलग अलग तरह के क्लास के लोग डेवलप हो जाते हैं। तो ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम लेते हैं, उनके हिसाब से इट इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास। सो जिसके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो उनके हिसाब से ये लोग दूसरों का शोषण करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। उनका जो ट्रिटिसाइज है, दास कैपिटल, इट इज अ ट्रिटिसाइज रिटन बाय हिम, इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम आते हैं एनल स्कूल। एनल स्कूल जो है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस इन द 20th सेंचुरी। ये जो है एक नया डायरेक्शन दिया हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने में। तो उनका कहना था कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। तो हिस्ट्री जो है, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स कि हाँ ये रूलर आया, वो रूलर गया, ये राजा आया, वो राजा गया। लाइक इट्स नॉट अबाउट दैट। इट इज नॉट अबाउट ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिशियंस या डिप्लोमैट्स, या इट इज नॉट अबाउट वॉर। तो उनका कहना था हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट की भी हिस्ट्री होती है। लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड कलेक्टिव साइकोलॉजी। सो इन चीजों के बारे में भी लिखना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक हिस्ट्री होती है। इसके बाद बात आती है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब है यहां पर हिस्ट्री को एक फीमेल के नजरिए से देखना। दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेमेन। अब इसमें बात आती है राइटिंग्स की, और ये राइटर हैं सिमोन डी बेवॉर। तो उनकी राइटिंग्स जो हैं वो काफी प्रभावित हुई, एंड इट हैज हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो उन्होंने उनके राइटिंग्स में एम्फसाइज किया, यानी इस बात पे जोर दिया कि फीमेल्स को इंक्लूड करना चाहिए हिस्ट्री में, एंड रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने कहा लोगों को फिर से सोचना चाहिए कि क्या ये जरूरी है कि हिस्ट्री शुड बी मेल डोमिनेटेड एंड फीमेल्स के लिए कोई जगह नहीं है करके। जब ऐसे लेख लिखे गए तो बहुत रिसर्च हुआ फीमेल के हिस्ट्री पर, उनकी एम्प्लॉयमेंट्स, उनके रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस, उनके काम करने के इंस्टीट्यूशंस जहां वो काम करते थे, इन सब के बारे में भी रिसर्च होने लगा, उन पर मूवीज बनने लगी, उन पर किताबें लिखी गई। सो 1990 के बाद लिखे हुए राइटिंग्स को अगर हम देखते हैं तो उसमें फीमेल्स को एक अलग क्लास, एक अलग जगह मिली। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन या रोल ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो इसके बाद बात आती है माइकल फॉकल्ट की। ही इज अ फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। उनकी किताब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसमें वो कहते हैं कि हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना या अरेंज करना जरूरी नहीं है, एंड इट इज नॉट राइट। वो कहते हैं कि हम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देख के हम किसी डिसीजन पे पहुंचना नहीं चाहते। हम ये नहीं जानना चाहते कि फाइनली क्या हुआ करके। वो ये कहना चाहते हैं कि पहले इन द एंशिएंट टाइम से लेके आज के समय तक जो बदलाव आए, हम उस बदलाव को समझना चाहते हैं। यानी he says that we should understand the transition. इस ट्रांजिशन को कहते हैं बदलाव। So he drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past. तो Foucault felt that explaining the transition in history is more important. तो वो कह रहे हैं कि ये बदलाव को एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है, और उनका किताब द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। माइकल फॉकल्ट ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री ने बहुत से ऐसे विषय हैं, एक आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दूसरा आता है साइंस ऑफ मेडिसिन, तीसरा आता है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सभी जगह जो है एक हिस्टोरिकल एनालिसिस की जरूरत है।
आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ हिस्ट्री, जिसमें अलग अलग विषय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन। तो ये सब की हिस्ट्री जो है चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।